नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एडवोकेट एवं परिवार मित्र सतीश अवस्थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ आपके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत ऐसे केस जो कि पारिवारिक विवादों से संबंधित होते हैं, मैं आपके समक्ष सुना एक सरल कहानी के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज ही आपके लिए एक इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण केस लेकर आया हूँ, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 में निर्णीत किया गया है। इस केस को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम पंछी साहब और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस योगेश्वर दयाल साहब के द्वारा निर्णीत किया गया है। दोस्तों, आज के केस में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या धारा 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का प्रार्थना पत्र तब भी लगाया जा सकता है जब कि दोनों पति पत्नी के रिश्ते अभी भी अस्तित्व में हैं और उनके बीच विवाह विच्छेद की कोई डिक्री किसी भी माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं की गई हो। दोस्तों, जैसा कि आप जान गए होंगे कि यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर कोई समझता है कि यदि पति पत्नी का रिश्ता अस्तित्व में है तो धारा 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें कि स्थायी भरण पोषण राशि प्राप्त किए जाने के प्रावधान किए गए हैं, और इस प्रकार का प्रार्थना पत्र स्थायी भरण पोषण राशि के लिए पति या पत्नी में से दोनों में से कोई भी लगा सकता है। ऐसा प्रार्थना पत्र तब तक चलने योग्य नहीं है जब तक कि दोनों के रिश्ते टूट नहीं गए हों, न्यायालय के द्वारा विवाह विच्छेद की कोई डिक्री प्रदान नहीं कर दी गई हो। तो दोस्तों, मैंने पूरे केस का लबोलबाब और सारांश तो सुना ही दिया है। अब आपकी जिज्ञासा इससे संबंधित कहानी सुनने की ज़रूर हो रही होगी, तो मैं सीधे इस केस की कहानी पर ही आता हूँ। दोस्तों, यह शादी हिंदू रीति रिवाज से सितंबर 1972 में हुई थी और विवाह के बाद इन दोनों के 3 बच्चे 73, 76 और 80 में हुए थे, जिनमें से 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है, और शादी के 13 साल तक ये साथ साथ रहते हैं। शादी के 13 साल बाद 1985 में दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से धारा 13 भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक याचिका एडीजी कोर्ट अमृतसर में पेश करते हैं, और यह आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका पेश किए जाने के बाद में इस केस में पत्नी माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर कहती है कि यह याचिका पेश किए जाते समय मुझसे कोई सहमति प्राप्त नहीं की गई है और मुझसे मेरे पति ने खाली कागज़ों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, और उन खाली कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाए जाने के बाद मेरे पति ने इन कागज़ों पर यह विवाह विच्छेद याचिका तैयार करवा ली है और पेश कर दी गई है। और इस प्रकार पत्नी ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए पेश की गई इस याचिका पर घोर आपत्ति की, और इस प्रकार यह याचिका 2 साल तक पेंडिंग रही। इस याचिका में पत्नी के द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर माननीय न्यायालय ने इसमें विवाद्य तय किए, और यह पत्रावली साक्ष्य के लिए नियत कर दी गई थी। तभी दोनों पति पत्नी ने एक दिन एक प्रार्थना पत्र राजीनामा होने से संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया और कहा कि दोनों के बीच में राजीनामा हो गया है, अब कोई विवाद नहीं है। पत्नी अपनी ससुराल अपने पति के साथ में
रहना चाहती है। इस केस में पत्नी ने धारा 24 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और धारा 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के 2 प्रार्थना पत्र और पेश किए हुए थे। इस तरह माननीय न्यायालय ने यह राजीनामा का प्रार्थना पत्र पेश होने के बाद में उसी दिन राजीनामा के आधार पर पत्नी के दोनों प्रार्थना पत्र धारा 24 और 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और दोनों की संयुक्त विवाहच्छेद याचिका धारा 13 की हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत तीनों उसी दिन खारिज फरमा दी गई और दाखिल दफ्तर कर दी गई। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि इस दौरान पति ने अपना बिजनेस गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में जमा लिया था और दोनों पति पत्नी गाज़ियाबाद में ही आकर रहने लगे थे। गाज़ियाबाद में आकर रहने के बाद 3 महीने बाद ही पति गाज़ियाबाद की जिला न्यायालय में धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक विवाह विच्छेद याचिका इस आधार पर पेश करता है कि उसकी पत्नी जाड़ता के कर्म में लिप्त है, इसलिए उसे विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की जाए। इस केस में पत्नी ने हाजिर होकर पति के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया और धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत बादकालीन भरण पोषण राशि के लिए एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया। न्यायालय ने 1000 रुपये प्रति माह बादकालीन भरण पोषण राशि दिलाए जाने के आदेश पत्नी के पक्ष में किए। यह केस विचाराधीन था। तभी सन 1990 में पत्नी वापस अमृतसर की एडीजे कोर्ट में धारा 24 और धारा 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के 2 प्रार्थना पत्र यह कहकर प्रस्तुत करती है कि उसके पति के द्वारा धारा 13वीं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक विवाहच्छेद याचिका पेश की गई थी और वह माननीय न्यायालय के द्वारा राजीनामा के आधार पर खारिज फरमा दी गई थी। इसलिए धारा 25 और धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत उसके दोनों प्रार्थना पत्र पोषणीय हैं। माननीय न्यायालय ने भी इसमें सुस्थापित विधि के सिद्धांतों का, विधि के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखते हुए धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत 6000 रुपये बाद व्यय के रूप में और 2000 रुपये प्रति माह बादकालीन भरण पोषण राशि के रूप में पत्नी के पक्ष में पति को अदा किए जाने के निर्देश दिए। दोस्तों, इस निर्णय के बावजूद भी पत्नी इस आदेश से खुश नहीं हुई और पति का तो व्यथित होना लाजमी है ही, क्योंकि प्रावधानों के विपरीत माननीय न्यायालय ने इसमें उसकी पत्नी के दोनों प्रार्थना पत्र को पोषणीय माना है और इस प्रकार से एक गलत निर्णय पारित किया है। इस प्रकार दोनों ही पति और पत्नी माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष इस आदेश के खिलाफ अपील पेश करते हैं। पत्नी जहां यह कहती है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जहां 2000 रुपये प्रति माह दिलाए जाने के आदेश किए गए हैं वह कम है, इसलिए ज़्यादा राशि उस बादकालीन भरण पोषण राशि के रूप में दिलाए जाने के आदेश किए जाएं, क्योंकि उसका पति एक करोड़पति है और उसके पास कार, टेलीफोन आदि जैसी समस्त सुख सुविधाएँ हैं और उसकी पत्नी भी इन सभी सुविधाओं को प्राप्त करने की अधिकारी है। वहीं पति ने इसमें यह दलील दी कि धारा 24 और धारा 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रार्थना पत्र जिस समय उसकी पत्नी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे, उस समय ना तो ऐसा कोई विवाह विच्छेद याचिका या दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना बाबत याचिका
या नलिटी ऑफ मैरिज बाबत कोई याचिका या जुडिशल सेपरेशन बाबत कोई याचिका पेंडिंग थी, और ना ही इन धाराओं के तहत माननीय न्यायालय के द्वारा कोई ऐसी डिक्री ही पारित की गई थी कि धारा 25 का प्रार्थना पत्र पोषणीय हो सके। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा पति की यह दलील स्वीकार कर ली गई और पत्नी की अपील को खारिज कर दिया गया, और पति की अपील को स्वीकार करते हुए इसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय पास कर दिया गया। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ पत्नी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, और इस अपील की सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 25 के क्लॉज 1 में जो फ्रेज दिया गया है, जो वाक्य दिया गया है, एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री और एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू का जो प्रयोग किया गया है, उसका तात्पर्य यह है कि धारा 25 का प्रार्थना पत्र तभी पोषणीय हो सकता है जब कोई माननीय न्यायालय के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कोई डिक्री पारित की गई हो। यदि इस प्रकार की कोई याचिका पक्षकारों के द्वारा वापस ले ली गई हो या माननीय न्यायालय के द्वारा खारिज फरमा दी गई हो, तो धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ऐसा कोई भी प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हो सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कोई पक्षकार डिक्री दिए जाते समय यदि धारा 25 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर पाता है तो वह बाद में भी पेश कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यहाँ जो पासिंग एनी डिक्री वर्ड इस धारा में प्रयोग किया गया है, उसके संबंध में कहा कि एनी डिग्री का तात्पर्य यही है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत धारा 9, 10, 11, 12, 13 के तहत कोई डिग्री जारी की गई हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमाम हाई कोर्ट्स के नज़ीरों का इसमें उदाहरण पेश किया और कहा कि कई हाई कोर्ट्स ने तो इसमें धारा 25 के क्लॉज 1 में जो पासिंग एनी डिग्री वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसको धारा 28 में जो डिग्री मेड वर्ड इस्तेमाल किया गया है उससे संबंध जोड़ते हुए व्याख्या की गई है और कहा है कि एनी डिग्री का तात्पर्य यही है कि ऐसी डिग्री जो धारा 28 के तहत अपीलेबल हो, जिसकी अपील की जा सकती हो, और अपील तभी की जा सकती है जब न्यायालय के द्वारा डिक्री जारी कर दी गई हो। यदि ऐसी कोई डिक्री जिसकी धारा 28 के तहत अपील नहीं की जा सकती हो तो वह डिक्री की परिभाषा में नहीं आएगी, और ऐसी डिक्री यदि जारी नहीं की गई है तो धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पेश किया गया प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हो सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट, धारा 10 के तहत जुडिशियल सेपरेशन और धारा 11 के तहत वॉइड मैरिज और धारा 12 के तहत वॉइडेबल मैरिज और धारा 13 के तहत डिवोर्स के लिए डिक्री जारी की जाती है। यदि माननीय न्यायालय के द्वारा ऐसी डिक्री जारी किए जाने से इनकार कर दिया गया है और ऐसी याचिका खारिज कर दी गई है या किसी पक्षकार के द्वारा याचिका को वापस ले लिया गया है तो इसमें डिक्री जारी किया जाना नहीं माना जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई डिक्री जारी नहीं की गई है तो इसका तात्पर्य यह है कि दोनों पक्षकारों के बीच में पति पत्नी के संबंध विद्यमान हैं, उनके बीच में पति पत्नी के रिश्ते अभी अस्तित्व में हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि जब पति पत्नी के रिश्ते अस्तित्व में हैं तो स्थायी भरण पोषण राशि मांगने का प्रश्न नहीं उठता है। यदि ऐसी स्थिति में स्थायी भरण पोषण राशि
दिलाए जाने के आदेश किए जाते हैं तो यह गलत होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की लार्जर बेंच के द्वारा दिया गया फैसला स्वीकार किए जाने योग्य है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसे अपास्त किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें यह भी कहा कि हमारे इस विचार से जो हाई कोर्ट्स सहमत नहीं हैं और जिन जिन हाई कोर्ट्स ने हमारे इस विचार के विपरीत फैसले दिए हैं वह ओवर रूल किए जाते हैं। और इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पत्नी के द्वारा पेश की गई यह अपील खारिज फरमा दी गई। तो दोस्तों, इसमें हमें सीखने का यही अवसर प्राप्त होता है कि यदि माननीय न्यायालय के द्वारा कोई डिक्री जारी नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत स्थायी भरण पोषण राशि प्राप्त किए जाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता। जब तक पति पत्नी के रिश्ते अस्तित्व में हैं, किसी भी न्यायालय के द्वारा पति पत्नी के रिश्तों को विवाह विच्छेद किए जाने के लिए कोई डिक्री नहीं दी गई है, तब तक दोनों में से कोई पक्षकार, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, किसी भी न्यायालय से स्थायी भरण पोषण राशि की मांग नहीं कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस केस में यह भी कहा गया था कि पत्नी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह किसी गलत सलाह के आधार पर पेश किया गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसमें पत्नी को यह भी सलाह दी गई थी कि वह उचित प्रावधानों के तहत भरण पोषण राशि का प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है। तो दोस्तों, इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि गलत सलाह के आधार पर हमें कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। और इस केस में तो गलत सलाह इस कदर प्रदान की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक इस केस को इस गलत सलाह के आधार पर लड़ा गया है। तो दोस्तों, आज का यह केस और आज के इस केस के आधार पर सुनाई गई यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। मैं इसी प्रकार रोज़ आपके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत ऐसे ही केसेस जो कि पारिवारिक विवादों से संबंधित होते हैं, मैं आपको हर रोज़ उनको एक सरल कहानी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होता रहूँगा। आशा है आप सभी वे पक्षकार जो किसी न किसी पारिवारिक न्यायालय में अपने मुकदमे लड़ रहे हैं, वो इस चैनल से ज़रूर लाभान्वित हो रहे होंगे। यदि आप इस चैनल के माध्यम से आपको सुनाई जा रही इन कहानियों से कोई लाभ प्राप्त हो रहा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर प्रमोट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।